हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं अपना द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर यूनिट फर्स्ट में से अपना टॉपिक असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ असेंशियल्स एलिमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अभी आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखें कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है, उसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक माइंड में सिर्फ यही रखना है, आगे जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब ये डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है जी, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं कौन से वो एलिमेंट हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। तो कुछ एलिमेंट जो है ना, वो तो सेक्शन 10 में गिवन है, वो तो हमें दे रखे हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 10 में दे रखे हैं। जो सेक्शन 10 में दे रखे हैं वो क्या है, जैसे एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सारे के सारे जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन है ना, ये सारे एलिमेंट्स आपको आगे वाली यूनिट्स में बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। एक 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 एलिमेंट है ना, वो बहुत आगे डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेगा आपको। ठीक है, अभी हम इनके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं, अभी हम इनको देखते हैं जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं है। जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं है लेकिन फिर भी इनको कंसीडर किया जाता है असेंशियल। कंसीडर क्या किया जाता है कि ये असेंशियल है, ये भी होने चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं है भाई। ठीक है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इसको समझने के बाद हमें एक चीज़ पता चलती है, सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट, कि भाई सेक्शन 10 तो कंप्लीट नहीं है एंड एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव भी है। सेक्शन 10 कंप्लीट नहीं है कि एग्जॉस्टिव है। ठीक है, सो दे आर सर्टेन अदर सेक्शंस, कुछ अदर सेक्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं विच ऑल्सो कंटेन रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल। कुछ अदर सेक्शंस भी हमारे पास यहाँ गिवन है जिनके अंदर बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए या फिर एक एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट भी चाहिए, जो कि हैं नहीं, जो हैं टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ legal obligations, certainty of meaning and possibility of performance। ठीक है जी, ये भी होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो चलिए अब इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखो जी, अब हम डिस्कशन किसके ऊपर करने वाले हैं, हम वो एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होने चाहिए, जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर असेंशियल। इनको फिर भी असेंशियल माना जाता है। उसके अंदर अपना पहला जो है वो है अपना टू पार्टीज। फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टू पार्टीज। टू पार्टीज का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, एक अकेला पर्सन अपने आप के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ये बात समझ आती है। कोई भी अकेला बंदा अपने आप को थोड़ी ना गुड्स बेच देगा या फिर अपने आप के साथ ही कोई ना कोई शर्त रख के बोलेगा कि मैं ये कंसिडरेशन दूंगा, तो भैया अकेला आदमी तो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। वन पार्टी क्या करेगी, मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। एक पार्टी क्या करेगी, ऑफर बनाएगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है जी, दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए, समझ में आती है बात। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन। अब ये नेचुरल पर्सन क्या चीज़ है भाई, नेचुरल पर्सन का मतलब है इंसान। ठीक है, जो जिंदा है वो। ठीक है, नेचुरल पर्सन एक तो वो होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। दूसरा बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंट, और दूसरा जो पर्सन है ना वो क्या होना चाहिए, उसके पास लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कंपनी हो सकता है, ठीक है जी, कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है जी, कंपनी हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, और नेचुरल पर्सन में एक कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, अब अब इन दो पार्टीज की जब मैं बात करूँ, एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए, तो कैसे कैसे हो सकती है, देखो भाई इसको समझ लो। पहला तो एक नेचुरल पर्सन होगा, प्लस दूसरी पार्टी है वो भी नेचुरल पर्सन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल पर्सन हो सकती है। एक नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है जी,
दूसरा क्या होगा, दूसरा कंपनी हो सकती है, एक नेचुरल पर्सन होगा, दूसरा कंपनी हो सकती है, या फिर एलएलपी हो सकती है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई भी एंटिटी जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है वो हो सकती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती हैं। ठीक है, पता चल गया हमें दो पार्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल है टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि भैया अगर आप एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए तो उसमें भी क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी सेलर और एक पार्टी बायर होनी चाहिए। और ये जो सेलर एंड बायर हैं ये टू डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। एक अकेला व्यक्ति अपने ही गुड्स को थोड़ी ना खरीद सकता है और ना ही अपने गुड्स को बेच सकता है। इसके ऊपर एक लीडिंग केस आता है इसी बात के ऊपर, जो कि अपना इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। ठीक है जी, ये है। अब देखो इस केस के बारे में पढ़ लेते हैं पहले तो। चलो जी, इस केस के ऊपर चलते हैं। केस में क्या हुआ था, इस केस में ऐसा हुआ था कि ना एक पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, ये है फर्म, कौन सी पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म थी। अब पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, इसके अंदर पार्टनर्स भी होंगे, ये इसके पार्टनर्स थे, ये क्या थे, इसके पार्टनर्स थे। अब इनमें से किसी एक की हो गई डेथ। ठीक है जी, इनमें से एक की डेथ होगी। अब जो बचे हुए पार्टनर्स थे वो क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप में जो भी असेट्स थी उनको बांट रहे थे, जो भी रिजर्व्स थे उनको बांट रहे थे। रिजर्व्स वगैरह तो इन्होंने बांट लिया आपस में। अब असेट्स बांटने की बारी आई। जब ये असेट्स बांट रहे थे ना, तब इनके पास आ जाते हैं स्टेट के टैक्स ऑफिसर। ये स्टेट टैक्स ऑफिसर है, ठीक है जी, स्टेट टैक्स ऑफिसर। और इनसे कहते हैं कि भाई मुझे ना ये जो तुम असेट्स जो तुम ले रहे हो, ठीक है जी, इन पर टैक्स दो। अब पार्टनर्स बोलते हैं भैया काय बात का टैक्स। ये बोलता है देखो ये फर्म है, ये अलग है, तुम पार्टनर्स हो, ये अलग हो, और ये फर्म तुम्हें अपने असेट्स बेच रही है। जब ये बेच रही है तो सेल हो रही है, तो इस सेल की ट्रांजैक्शन पर मुझे टैक्स चाहिए। ये टैक्स ऑफिसर कहता है। अब पार्टनर्स बताते हैं कि भाई ये तो हमारी ही फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो किस बात का टैक्स। पर ये इस बात को नहीं मानते हैं, डिस्प्यूट आगे बढ़ते हैं इनके बीच में, दोनों में कोई सुलह होती नहीं है, ना टैक्स ऑफिसर के बीच में ना पार्टनर्स के बीच में। तो ये चले जाते हैं भैया कोर्ट के पास। और जब कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट इनसे पूछता है बताओ भाई माजरा क्या है। तो ये सारी आप बीती बताते हैं क्या होता है। ठीक है, ये बताते हैं पूरी पूरी कहानी, ये अपनी पूरी बात इसको बताएंगे, ये इसको बताते हैं, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, कोर्ट कहता है कि भाई देखो ये जो पार्टनर्स है ना, ये पार्टनर्स, ठीक है, फर्म इनको बेच नहीं रही है, फर्म इनको बेच नहीं रही है असेट्स। ये क्या कर रहे हैं, ये जॉइंट ओनर्स हैं, पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर ऑफ द असेट्स। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को आपस में बांट रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, इनकी प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि पार्टनरशिप के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, तो पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी असेट्स हैं वो सारी किसकी हैं, पार्टनर्स की असेट्स हैं। ठीक है, वो सारी पार्टनर्स की असेट्स हैं। तो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपनी असेट्स में से बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है जी, बेच नहीं रहे हैं, सेल परचेज नहीं हो रही है। तो यहाँ सेल है ही नहीं, यहाँ तो क्या हो रहा है, अपनी जो असेट्स हैं उनको आपस में बांटा जा रहा है। ये हुआ था इस केस के अंदर। ठीक है जी, इस केस में क्या हुआ था, ये हुआ था। तो आपको समझ आया। तो यहाँ पे सेल नहीं थी, तो यहाँ पे टैक्स ऑफिसर को हमें कुछ देना भी नहीं। अब एक बात आती है क्या सर ये हमें पूरा पूरा केस याद होना चाहिए। अरे नहीं भाई, पूरा केस स्टडी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ना केस स्टडी का कंक्लूजन पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या हुआ था, उसमें हुआ क्या क्या था। ठीक है ना, और आपको सिर्फ एक रेफरेंस देना है, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड एस कंपनी, बस इसका दे देना। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब देखो इसमें ये छोटा सा ब्रीफ समरी है, ये देखो, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप द असेट्स ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, द सेल टैक्स ऑफिसर वांट टू टैक्स दिस ट्रांजेक्शन, इट हेल्ड दैट। ये रहा कंक्लूजन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ कंक्लूजन, ये रहा। ठीक है जी, कंक्लूजन में क्या है, इट हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज असेट्स। ये क्या थे, जॉइंट ओनर थे पार्टनर्स, कैन नॉट
बोथ बायर एंड सेलर, तो ये क्या नहीं हो सकते भाई, जॉइंट ओनर्स हैं तो वो बायर और सेलर थोड़ी हो सकते हैं, अपनी ही चीज़ को खुद ही सेल करेंगे और आप खुद ही खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो आपको क्लियर हुआ कि टू पार्टीज क्या क्या है भी एसेंशियल एलिमेंट ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट जो कि क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड पार्टीज मस्ट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जब पार्टीज, दो पार्टीज या दो से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आपस में इंटेंडेड होते हैं, तो उनके बीच में ना इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब कैसा रिलेशनशिप, अरे यार यहाँ पे कोई रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है, मतलब बिजनेस के लिए मिले हैं ना, तो भैया दोनों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि अगर दूसरे पर्सन ने अपनी टर्म्स नहीं वो करी, परफॉर्म नहीं करी, या फिर जैसा उसने प्रॉमिस किया वैसा नहीं किया, तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा, इस पर केस डाल दूंगा, ये इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। और ये सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए, ये सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। Social and domestic types of agreement are not enforceable in court of law, hence they do not result into the contract. Social and domestic types of agreement कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं भाई, नहीं बनते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात आती है, किसी के माइंड में ये चीज़ हिट हो रही हो तो मैं उसको बता दूं तो भाई एक बात बताओ, अगर सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर में या कभी भी एक फादर है और सन आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये तो सोशल और डोमेस्टिक टाइप में आ जाता है। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं, बोल कर नहीं करेंगे। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दिखनी चाहिए वहाँ पे, कैसे दिखेगी, एग्रीमेंट जब बनाएंगे ना, राइटिंग में होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है जी, जो इस बात को शो कर दे कि हाँ यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी। ठीक है जी, ओके। अब जैसे कि इसको लीड करते हुए एक केस आता है अपने पास, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इस केस में क्या हुआ था, सुनो जी, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ये वाइफ ने केस डाला था अपने पति पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुनो क्या हुआ, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। ठीक है, अब वाइफ ने हस्बैंड को बोला चलो घूमने चलते हैं, पति भी एग्री हो गया, चलो घूमने चलते हैं इसकी बात पर, और दोनों के दोनों चल दिए घूमने, विदेश चले गए घूमने। विदेश गए, विदेश में जाके अचानक क्या हुआ है, ये जो वाइफ है ना इसकी, इसकी तबीयत खराब हो गई। वाइफ की तबीयत खराब हुई तो पति ने बोला ठीक है मैं तुम्हें एडमिट करवाता हूँ। अब भाई यार एक बात बताओ, अच्छा पति है वो, ठीक है ना, अभी वो अच्छा है, अच्छा पति है, उसकी बीवी की तबीयत खराब होगी, क्या करेगा वो, उसको लेके जाएगा हॉस्पिटल, तो ये भैया इसको लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। लेकिन भाई पति अपना यहाँ सारा काम धंधा छोड़ के बीवी को विदेश घुमा रहा है। अब यहाँ पे ना इसको कॉल आ गया कि भाई काम पे वापस आ जाओ। तो पति ने कहा कि भाई मुझे तो घर जाना है, काम है, ठीक है, ऑफिस का काम संभालना है। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला हस्बैंड को कि अभी आप अपनी वाइफ को नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ख़राब है और वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, मतलब ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप अभी उसको कुछ दिन यहीं रहने दो। तो हस्बैंड जाते जाते अपनी बीवी को बताता है ये बात, तो बीवी कहती है ओके आप चले जाओ कोई बात नहीं। तो हस्बैंड ना अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर देता है कि मैं हर महीने एक अमाउंट तुम्हें भेजता रहूँगा मेंटेनेंस के तौर पर, ठीक है, वहाँ से कोई बात नहीं। हस्बैंड चले गया। अब हस्बैंड ने क्या किया, कुछ महीने तो मेंटेनेंस के लिए पैसा भेजा, ठीक है, कुछ महीने भेजा और उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। अब पति खुश, बीवी भी गई, पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, अकेला यहाँ पे मजे ले रहा है। अब इसकी जो बीवी थी, इसने देखा भाई पैसे वैसे आने बंद हो गए, तो इसने कर दिया कोर्ट में केस, चले गई कोर्ट में। अब कोर्ट में गई तो कोर्ट में जाके बोली जज साहब मेरे पति ने मुझसे प्रॉमिस किया था, बट अब वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं और जो मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिया। तो कोर्ट ने इससे पूछा, वाइफ से पूछा, जब आपने ये एग्रीमेंट बनाया था, आपने तो बोलकर बनाया था, जब ये एग्रीमेंट बनाया था तो क्या आपकी इंटेंशन थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाली, मतलब आपके दिमाग में था कि अगर आपका पति आगे आपकी
आपको मेंटेनेंस बंद कर देता है या आगे नहीं देगा तो आप उसे कोर्ट में ले आएंगे। तो इसने कहा नहीं, क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है, ठीक है ना, पति तो परमेश्वर होता है, इसने ये वाली बात बोली। तो कोर्ट ने कहा कि जाओ, अपने घर जाओ और पति के साथ ना घर में बैठ के, अपने परमेश्वर के साथ घर में बैठ के अपने इस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करो, अभी आप यहाँ पे मत आओ। तो इन्होंने ये बोल दिया कोर्ट ने, तो मतलब इसको कुछ भी नहीं मिला, कोर्ट से इसको कोई मदद नहीं मिली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। समझ में आया ये केस क्या था? ठीक है, तो आपको ये केस स्टडी समझ में आई कि वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर वाली केस स्टडी क्या थी। अब देखिए, ये जो एग्जांपल है ना, ये यही केस स्टडी है, आप इसको बस एक बार ऊपर से पढ़ लें और आपको इसमें जो कंक्लूजन है ना वो ये है कि भाई सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स के एग्रीमेंट जो है ना वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ठीक है, एक एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाली होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसमें, उनको देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है, अब ये देखो, लखन पाल है, वो प्रॉमिस करता है कि 5 लाख रुपए देगा अपने बेटे को अगर उसका बेटा सी एग्ज़ाम पास कर लेता है, और सी एग्ज़ाम उसने पास कर लिया, तो क्या सन जो बच्चा जो है वो मनी रिकवर कर सकता है? तो इसका आंसर है नो, बच्चा जो है वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या था, एक सोशल एग्रीमेंट था। हाँ, रिकवर कर लेता, कब रिकवर कर लेता, जब ये एग्रीमेंट वो लिखित में बना लेता और उसकी इंटेंशन होती शुरू से, अगर पापा ने पैसे नहीं दिए तो पापा को मैं कोर्ट ले जाऊंगा, अगर उसकी ऐसी इंटेंशन है तब तो माना जाएगा कि भाई वो रिकवर कर सकता है, अदरवाइज वो रिकवर पैसा नहीं कर सकता, इसे सोशल एग्रीमेंट मान के ख़त्म कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल को देखना, एक नई चीज़ और पता लग जाएगी। क्या है वो देखो, ये सोल्ड करता है गुड्स बी को और ये कंडीशन रखता है कि उसको पैसे जो पेमेंट करनी है ना गुड्स की, वो विद इन 30 डेज में उसको पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे क्या है, ए इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी। यहाँ पे ए जब आया है ना इस एग्रीमेंट में, तो एक इंटेंशन साफ है कि वो बी के साथ जब आया है तो अपना लीगल इंटेंशन क्रिएट करने के लिए आया है। अगर बी पैसे नहीं देता है तो ए उसके ऊपर केस डाल देगा और उससे पैसे लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इंटेंडेड हुआ ये बात देखो, अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना वो अपने को ये बोलता है कि भैया बिजनेस नेचर के, कौन से नेचर के, बिजनेस नेचर के जितने भी जितने भी बिजनेस नेचर के जितने भी एग्रीमेंट बनाए जाएंगे ना, उन सब में बाय डिफॉल्ट मैं मान लूंगा, क्या मान लेगा, कि भैया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। कौन मान लेगा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस बात को बोलता है। ठीक है जी, बिजनेस नेचर के जो भी होंगे ना उनमें ये वाली बात मान ली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर बी फेल हो जाता है पेमेंट करने में ड्यू डेट को, तो ए क्या कर देगा, उस पर केस डालेगा और पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट अपना जो आता है वो आता है जो सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं है वो वाला, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट विथ इन अ सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर हमारी जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी, सर्टेन केसेस के अंदर अदर फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब समझते हैं इसको। एक कॉन्ट्रैक्ट में बी राइटिंग और स्पोकन, एक कॉन्ट्रैक्ट को आप चाहे राइटिंग से बनाओ, लिखित में बनाओ या फिर बोलकर बनाओ, ठीक है, एज टू लीगल इफेक्ट, उसके लीगल इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्ट्रैक्ट को बोलकर बना रहे हो या लिख कर बना रहे हो। देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन अ राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। आप मुंह से बोलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ या लिखित में कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, माना जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्ट है। बट बट लेकिन इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राइटिंग। ये पार्टी के इंटरेस्ट के लिए है कि भैया आप उसको राइटिंग में बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उसको राइटिंग में बना लो तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होंगे, और जब बात आएगी ना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाली प्रूफ करने की, तो वहाँ पे राइटिंग में होगा तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि भाई आप ना उसको लिखित में बना लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ सर्टेन
contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये स्पेशली बोला जाता है कि भैया आपको राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ये अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं कि भाई आपको ये चीज़ होनी ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब वो चाहे असेंशियल एलिमेंट्स में हो चाहे ना हो। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाला इंश्योरेंस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो इंश्योरेंस का, तो उसमें आपका अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखित में नहीं है तो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, जब भी आप बनाओगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित में बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ही फर्दर कुछ क्या और भी केसेस हैं। फर्दर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसके अंदर भी आपको क्या करना होगा, राइटिंग में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक और केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, सेल परचेज जब भी करोगे तो राइटिंग में लिखित एग्रीमेंट बनाओगे तभी सेल करोगे, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तभी सेल करोगे, अदरवाइज उनको सेल परचेज नहीं कर सकते, वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ओके जी, आगे चलते हैं अपने फोर्थ एलिमेंट के ऊपर। अपना जो फोर्थ है ना वो कहता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब अब जो भी एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स लिख रहे हो ना वो सर्टेन होनी चाहिए, कुछ बता रही हैं ऐसी होनी चाहिए, इनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, इनडिफाइंड और वेग्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनडिफाइंड और वेग्यू नहीं होनी चाहिए, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, स्पेसिफिकली पता चलना चाहिए क्या है। ठीक है, क्लियर, क्लियर ड्राफ्ट होना चाहिए एकदम। जैसे कि एग्जाम्पल अपना, ये एक एग्जाम्पल देखो, ए एग्री टू सेल बी 1000 टन ऑफ ऑयल। ए क्या करता है, एग्री करता है कि सेल कर देगा बी को, ये ए है, ये एग्री करता है सेल करेगा किसको, बी को, 1000 टन ऑफ ऑयल, ऑयल देगा, क्या देगा सेल में, ऑयल। और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि भाई कौन सा ऑयल देगा, कौन सा ऑयल देगा ये पता ही नहीं है, तो ये क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा भैया कौन सा ऑयल देगा, ये नारियल ऑयल देगा, सरसों का ऑयल देगा, या फिर मस्टर्ड ऑयल देगा, कुकिंग ऑयल देगा, कौन सा ऑयल देगा या पेट्रोल देगा, कुछ पता ही नहीं है, कौन सा 1000 टन ऑफ ऑयल की बता रहा है। ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं है तो ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी, ऐसे एक यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है, एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड है, एग्री करता है, लीज देता है लैंड पर, किसको, मिस्टर ए को, एक्स वाई जेड अपनी ज़मीन है ना, ये किसको दे रहा है लीज पर, मिस्टर ए को लीज पे दे रहा है। कितने टाइम के लिए दे रहा है, इन्फिनिटी ईयर। इन्फिनिटी ईयर का मतलब क्या होता है भाई, अनंत समय तक। ऐसा थोड़ी होता है किसी को आप ज़मीन दे रहे हो अनंत समय के लिए, या तो आप सेल कर दो या तो आप वर्ड यूज़ करो सेल, तो यहाँ पे बनता है कॉन्ट्रैक्ट किसका, सेल का। लेकिन ये बोल रहा है इन्फिनिटी ईयर्स, इन्फिनिटी ईयर के लिए लीज पर दे रहा है। लीज मतलब होता है एक तरीके से रेंट पर देना। ठीक है, हिंदी में इसको पट्टा बोलते हैं कि पट्टे पे देना। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ लीज है ना वो मेंशन ही नहीं है। आपको समझ में आया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है, मतलब क्लियर ड्राफ्ट होना चाहिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है आप अनक्लियर उसको छोड़ दो। ठीक है जी, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट अपना क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट में जो एसेंशियल एलिमेंट है हमारा वो दे रखा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट है ना उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वह परफॉर्म किया जा सकता है। फिफ्थ अपना क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि भाई एक एग्रीमेंट जो है ना वो परफॉर्म करने के लायक होना चाहिए। अब देखो, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। उसकी जो टर्म्स है ना वो परफॉर्मेंस के लायक होनी चाहिए कि यहाँ भी उसको परफॉर्म किया जा सकता है। अब ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाना है जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अगर अपने आप में ही आपने ऐसे कुछ टर्म्स बना दी उसके अंदर कि जिसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, ए एग्री करता है बी के साथ कि वो डिस्कवर करेगा ट्रेजर बाय मैजिक। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। ठीक है जी, खजाना ढूंढ देगा जादू से। ऐसा हो सकता है क्या, है ना, ऐसा नहीं होता है।
तो ये क्या है, ये भी इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो इसकी जो पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस है ना, वो है ही नहीं, नो पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, इसलिए अब एक और मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ बढ़िया सा। देखो, मिस्टर ए हैं ये, ठीक है जी, इनकी वाइफ मिसेस सी, मिस्टर ए की वाइफ है सी, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ए है, इसकी वाइफ सी, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, मर गई है। अब एक बी आता है, बी नाम का पर्सन आता है, वो मिस्टर ए से कहता है कि मैं आपकी वाइफ को जिंदा कर दूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, ये कहता है मैं जिंदा कर दूंगा, प्रॉमिस करता है, कहता है जिंदा कर दूंगा पर 10 लाख रुपए लूंगा, 10 लैक्स। तो एक बात बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। फिर ये क्या है, ये सब फालतू ऊपर की बातें हैं। अब ये देखो, तो ये सब क्या होगा, ये भैया इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी, ये इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना, ये पैसे दे देगा, ये 10 लाख रुपए दे देगा, ये तो 10 लाख दे देगा, पर बी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट परफॉर्मेबल है। ठीक है जी, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको परफॉर्म किया जा सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब आगे की बातें करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन इन सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 के अंदर है उनकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।